बोलो बेटे फंडामेंटल fundamental duties are obligations and every citizen is expected to perform them. ठीक है बेटे, यही करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑब्लिगेशंस एंड एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देम। How many fundamental duties are added in our constitution? One fundamental right. How many duties are there? Ma'am, 11 fundamental। now अब 11 है। 11 पहले 10 थी, उसके बाद 11 है। अब कौन सी ऐड की हुई है लास्ट में? राइट टू एजुकेशन के थ्रू जो थी वो एजुकेशन की जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी वो ऐड की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है बेटे? स्टेट्स को जो है वो कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, अपने स्टेट में जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर हुआ बेटे? समझ आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटे? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, आवाज क्लियर आ रही है। ओके बेटे सुनो, चलो अब ध्यान से सुनो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते किसके द्वारा दी गई है ये गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन? किसके द्वारा दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्या है ये गाइडलाइन या क्या है ये इंस्ट्रक्शंस? Governments at all level are expected to frame their policies in accordance with these principles with an aim to achieve our national goal and establish a welfare of state in India। कहते गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? हर लेवल को ये पॉलिसीज बनाने का राइट दे दिया है अपनी कि वो अपनी स्टेट में पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हैं। किस वजह से? अपनी स्टेट की वेलफेयर के लिए। क्लियर हुआ बेटे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुनो बेटे क्लियर यस मैम। क्लियर हुआ बेटे? गुड आफ्टरनून मैम। मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। अभी आप सुनो, अपने आप को म्यूट करो, पहले ये चैप्टर करेंगे हम। ठीक है, क्या है बेटे? क्या कर दिया उसने? गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ऑल लेवल आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम, सभी लेवल ऑफ जो है वो गवर्नमेंट फ्रेम करने की, पॉलिसीज फ्रेम करने की परमिशन दे दी। इन अकॉर्डिंग विद दीज प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल्स के जरिए वो क्या करेंगे? टू अचीव द नेशनल गोल एंड एस्टैब्लिश ए वेलफेयर ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारत में जो है वो हर स्टेट जो है वो अपनी वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकती है। क्लियर हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यस मैम। उसमें क्या था बेटे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर considered these guidelines as powerful instrument for the transformation of an India। voice is not clear। अपने आप को म्यूट करो बेटे पहले सब लोग, म्यूट योरसेल्फ। Dr. B.R. Ambedkar considers these guidelines as powerful instrument for the transformation of India from a political democracy into an economic and social democracy। कहते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कर दिया बेटे? क्या बोला इनको? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी शुरू की है, कहते उन्हें बोला ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेशन है। भारत ने जो है वो अपनी पावर्स को, सेंटर ने जो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हैं, इससे क्या होगा बेटे? इससे जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आएगी और इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी जो है वो इम्प्रूव होगी इंडिया की। हुआ क्लियर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लियर हुआ? यस मैम। ये जो है वो क्लासिफाई किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इनको इन्होंने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, A, B, C एंड D पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। कहते ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आज इन लाल नंबर, दे हैव बीन grouped into 4 मेन कैटेगरीज। 4 मेन कैटेगरीज में जो है वो इनको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट नंबर वन पे एक्सक्यूज मी मैम। इकोनॉमिक प्रिंसिपल है फर्स्ट हमारा, सेकंड है सोशल प्रिंसिपल। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो बेटे। देव आप अपने आप को म्यूट करो बेटे। मैम ये फोटो थोड़ी कर्सिव में आ रही है। आप अपनी बुक खोलो, अपनी बुक ओपन करो, ओपन योर बुक। अपनी बुक ओपन करो और देखो उसमें से।
कहते 4 प्रिंसिपल उन्होंने कौन कौन से लिए बेटे? सबसे पहले इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 4 कैटेगरीज में जो है वो इनको डिफाइन किया। Only 2 principles from each category are being given below to make you understand the nature of directive principle। यहाँ पर जो है वो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स को लिया उन्होंने। देखो हमारा फर्स्ट क्या है? सबसे पहले है हमारा इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या इंश्योर करवाते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल की स्टेट पॉलिसी का इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है? टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन, कि सभी को इक्वल पे मिलनी चाहिए। जेंडर जो है वो जेंडर बेस्ड जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। अगर काम एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी पे भी मैन या वुमन सबकी पे इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, यानी कि सभी को जीविका के साधन मिलने चाहिए। यानी कि देश में रहने वाला या स्टेट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। क्लियर हुआ इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या था? यस मैम। सेकेंड है हमारा सोशल प्रिंसिपल। सोशल प्रिंसिपल में क्या दिया? टू मेक एफर्ट टू रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या करना चाहिए बेटे उन्होंने? टू मेक एफर्ट, किस चीज की एफर्ट करनी चाहिए? टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। सेकेंड है बेटे टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन। बच्चों को जो है वो गार्ड करना चाहिए, उनको गाइडेंस देनी चाहिए, उनको जो है वो अवेयर करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अवेयर करना चाहिए। और मॉरल डिग्रेडेशन, जो मॉरलिटी कम होती जा रही है, नैतिकता कम होती जा रही है, उसके प्रति जो है वो बच्चों को अवेयर करना चाहिए। सोशल प्रिंसिपल ये है। थर्ड है हमारा बेटे गांधी प्रिंसिपल। गांधी प्रिंसिपल में क्या है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत होनी चाहिए कहते हैं। और टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये है गांधी का प्रिंसिपल। तीनों प्रिंसिपल क्लियर हो? इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या है? टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमन। एंड सेकंड है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि कम से कम रोजगार जो है वो सबको मिले। और सोशल प्रिंसिपल क्या? मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ और टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटे? गांधी प्रिंसिपल क्या है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिसमें लोग बैठकर डिसीजंस लें, लोग बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचें। और टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, जिसमें क्या होना चाहिए बेटे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिसमें जो है वो लोग को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। उसके बाद फोर्थ है, लास्ट है हमारा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या प्रिंसिपल होना चाहिए? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, देशों के बीच में, यानी कि दूसरे देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए। और सेकेंड है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें अपने देश में रहकर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड में जो है वो पीस बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहे। क्लियर हुए बेटे चारों प्रिंसिपल? यस मैम। ओके बेटे, आगे हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कहते दाव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिकेबल, ये नॉन जस्टिकेबल है, येट दीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल। हाँ जी बेटे बोलो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है बेटे क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बताओ लक्षिता, क्लियर आ रही है बच्चे? लक्षिता? यस मैम आ रही है। ओके बेटे, बेटे म्यूट सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को म्यूट रखो। अगर कोई क्वेरी करनी है या कुछ पूछना है तब अपने आप को अनम्यूट करो, ठीक है? कहते इसके इम्पोर्टेंस क्या है? ये कहते हैं जस्टिकेबल नॉन जस्टिकेबल्स हैं, लेकिन फिर भी ये मॉरल ड्यूटीज बनती है गवर्नमेंट की। क्या मॉरल ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की?
पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें। ये कोई कानून में नहीं दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये लोगों Okay, के ma'am. गवर्नमेंट्स के द्वारा, पीपल्स के द्वारा बनाए गए हैं। Many directive principles have been implemented and they have become either legislation or fundamental rights. कहते बहुत से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया, बाद में कहते वो कानून भी बन गए और फंडामेंटल राइट्स में भी उनको शामिल किया गया। कौन कौन से थे? जैसे राइट टू एजुकेशन हैज बिकम ए फंडामेंटल राइट, हमने देखा ना कब शामिल हुआ था राइट टू एजुकेशन, 2002 में जाकर शामिल हुआ ना राइट टू एजुकेशन। ध्यान है कुछ? Yes. 2002 में ऐड किया ना हमने, कहते Yes, राइट टू ma'am. एजुकेशन हैज Yes, बिकम ma'am. राइट। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Environmental Protection Act and Wildlife Protection Act has been passed, कहते हैं Environmental Protection Act भी बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा संविधान बना था तब नहीं इनको इंक्लूड किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, नेशनल कमीशन बनाया गया वुमन की वेलफेयर के लिए। राइट टू वर्क हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर मनरेगा। मनरेगा क्या है बेटे? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत क्या है लोगों को 100 डे तक एम्प्लॉयमेंट देने की जो है वो प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट, कि लोगों को सरकार जो है वो 100 दिन तक रोजगार देने के लिए बोलती है, कि उनको जो है वो गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, फैमिली में से एक मेंबर को जो है वो 100 डेज के लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ये आपका जो मनरेगा का पिक्चर बना हुआ है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। देखो कौन कौन से ऐसे थे ऐसे जो थे प्रिंसिपल्स थे जिनको इम्प्लीमेंट किया गया, बाद में वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड हो गए। फर्स्ट कौन सा था? राइट टू एजुकेशन, और उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और लास्ट में जो था वो राइट टू वर्क हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द रूरल एंड अनएम्प्लॉयड अंडर मनरेगा। हुआ क्लियर बेटे जी? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, ओके बेटे। नेक्स्ट है हमारा ma'am. इसमें टॉपिक Yes, ma'am. सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म बताओगे क्या होता है? हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, इंडिया इज ए सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलरिज्म क्या होता है बताओगे? सेकुलरिज्म क्या होता है? Our country does not officially promote any Every person of the Yes, ma'am. religion. All people, all citizens are free to take to profess to practice free to take their decision. any religion। यही था ना बेटे? एंजल Yes, व्हाट आर यू yes, डूइंग? ma'am. यही था ना बच्चे? Yes, ma'am. में क्या है? We are free to Yes, ma'am. follow any religion. All people of India are free to follow any religion, practice any religion। यही था ना बेटे? Yes, ma'am. देखो इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेकुलरिज्म हैज टू एस्पेक्ट। कहते कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडियन सेकुलरिज्म के 2 एस्पेक्ट हैं। कौन से? वन इज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हर हिज ऑन चॉइस। यदि एक देश में रहने वाला नागरिक जो है वो बिल्कुल फ्री है किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए अपनी चॉइस से। और सेकंड क्या है फीचर इसका सेकुलरिज्म का? देखो क्या बताए, इट आल्सो एम्प्लॉयज दैट एवरी रिलीजन, क्या करता है ये? कहते हैं इट आल्सो एम्प्लॉयज दैट एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। सभी कहते हैं रिलीजियस ग्रुप को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को मैनेज करने के लिए वो फ्री हैं, कुछ भी जो है वो अपने रिलीजन की वेलफेयर के लिए वो सोच सकते हैं। The second aspect is that the state will not discriminate against any group or individual on the basis of religion। ये बेटे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट डाउन द एस्पेक्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। क्या क्वेश्चन आ जाता है बेटे? राइट डाउन द एस्पेक्ट। फर्स्ट एस्पेक्ट देखा हमने क्या था बेटे? फर्स्ट एस्पेक्ट एवरी रिलीजन ग्रुप हैज फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। और सेकंड क्या है बेटे? द सेकंड एस्पेक्ट इज दैट द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल on the basis of religion। कि Your voice is not clear. स्टेट गवर्नमेंट क्या है बेटे? किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती किसी भी रिलीजन को लेकर। इट मींस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्स Your voice is not clear. Ma'am, your voice is not. इट मींस This is not clear. अब देखो बेटे, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am.
Okay. No, ma'am. Yes, ma'am. It means that our constitution observes strict impartially towards all religions and does not propagate any religion. इसका मतलब क्या है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटे, किसी के साथ भी जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता, सभी रिलीजन्स को जो है वो प्रोपोगेट करने का राइट देता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा, the important attitude of being secular has been guaranteed in several ways at various places in the constitution। कहते हैं जो सेकुलर है ये किस चीज की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग ढंग से। फॉर एग्जांपल, द preamble itself has assured liberty of belief, faith and worship। अगर हमने आपको ध्यान हो preamble को, अगर आपने पढ़ा, आप लोगों ने अगर ड्रॉ किया, preamble में क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी की हुई है ना, किसमें की है, लिबर्टी इन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको कोई भी पूजा करने की, किसी में भी विश्वास करने की पूरी आजादी है। सिमिलरली द प्रोविजन दैट एस्टैब्लिश सेकुलरिज्म आर आल्सो देयर इन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में भी हमें राइट मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है ना हमें। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ए जॉब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कहती है अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी कि सभी को बराबर का मौका मिलता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इक्वालिटी, सिक्योर ए जॉब, उसकी जॉब को सिक्योर किया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के साथ, उसके साथ रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एंड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप आर एम्पल गारंटी ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारे देश में कहते हैं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, ये सेक्युलरिज्म की एक बहुत ही बड़ी गारंटी है, जो गारंटी देता है कि हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। Besides this, the right to freedom of religion allows full freedom to all the citizens as well as the aliens in their religious matters। कहते हैं हमारे देश में जो राइट टू फ्रीडम है, रिलीजन है, कहते हैं इसमें हमारे देश के लोगों को तो कहते हैं पूरी फ्रीडम है कि अपने धर्म को फॉलो करें। साथ के साथ जो एलियंस, जो विदेशी आते हैं, विदेश से आने वाले लोगों को भी कहते हैं रिलीजियस मैटर में फुल फ्रीडम है। दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक। Your voice is not. दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक, वो भी कहते पूजा कर सकते हैं किसी भी ढंग से अगर वो चाहें, बट विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रिलीजियस बिलीफ एंड वे ऑफ वर्शिप ऑफ अदर। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोगों के वर्शिप मेथड में वो लोग जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपनी जो है वो, अपनी जो पूजा करनी है उन्होंने, उस ढंग से वो पूजा कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ बेटे सेक्युलरिज्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेक्युलरिज्म का टॉपिक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद Yes, देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म के क्या बेनिफिट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं। द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन। सेक्युलरिज्म इज नॉट merely desirable but essential for the healthy existence of a pluralist society such as ours। कहते हैं जो सेक्युलरिज्म है ये डिजायरेबल नहीं है, बल्कि क्या है, कहते हैं हेल्दी एग्जिस्टेंस। डिजायरेबल ये क्या करता है, हमें पूरी फ्रीडम देता है कि सभी रिलीजियस के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। इंडियन सेक्युलरिज्म इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्या है उनसे वैल्यू इंडियन सेक्युलरिज्म में? वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। सेक्युलरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन। कहते हैं सेक्युलरिज्म इम्पोर्टेंट है इंडिया में किस रीजन से? ये सेक्युलरिज्म की इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं बेटे। क्या है फर्स्ट, क्या है? इट इनेबल पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन टू लिव इन हार्मोनी विद देयर फेथ। कहते हैं ये लोगों में एकता बनाकर रखता है कि अलग अलग धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। सेकंड है, इट इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच ग्रांट्स इक्वल राइट्स। कहते हैं ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है जो कि सभी को बराबर के राइट देता है। इट प्रोटेक्ट्स अ राइट गिवन टू द माइनॉरिटीज। ये माइनॉरिटी, अगर कोई कास्ट, कोई रिलीजन माइनॉरिटी में है तो उसको भी इक्वल राइट दिए जाते हैं। इट सेफगार्ड डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजॉरिटी। जब मेजॉरिटी की पावर्स को लिमिटेशन देता है ताकि माइनॉरिटीज को बचाया जा सके, उसकी पावर्स को जो है वो उनको सेफगार्ड करने के लिए मेजॉरिटी की पावर्स को लिमिटेशंस की जाती हैं। डू यू नो में देखो बेटे, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड सेक्युलर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द preamble in 1976 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, तभी जो था वो सेकुलर वर्ड जो था वो हमारे preamble में ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। The purpose behind adding this word in the preamble was mainly to
reiterate that secularism was a part of the basic ideology of India, क्योंकि ये बेसिक आइडियोलॉजी पहचान है हमारे देश की कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. The inclusions simply emphasize that India does not have any state religion. इससे क्या पता चलता है कि भारत का जो है वो कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. इंडियन सेकुलरिज्म देखो कैसा है. Many a time the government does not strictly follow the policy of non-interference with the religion matter and practice. बहुत बार कहते क्या है हमारे देश की सरकार जो है वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती. हमने पढ़ा ना, द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर. लेकिन कहते हैं टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर रिलीजन्स. कई बार कहते हैं सभी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट समटाइम मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. कई बार सरकार क्या करती है किसी एक कम्युनिटी के लिए स्पेशल कानून बना देती है. जैसे कहते हैं क्या कानून बनाया हुआ है हमारे देश में. फॉर एग्जाम्पल द वियरिंग एंड केयरिंग ऑफ किरपान इज इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन. कहते हैं किरपान पहनना और पगड़ी डालना ये सिख रिलीजन को जो है वो उन्होंने छूट दे रखी है. सो दे आर अलाउड टू कीप किरपान विद देम एज ए रिलीजियस सिंबल. वैसे तो हमारे देश में हमने पढ़ा ना आम एक्ट बना हुआ है, अभी कोई भी अपने साथ हथियार नहीं रख सकता. लेकिन इसमें क्या किया गया बेटे, उनको स्पेशल परमिशन दी गई है कि वो अपने साथ किरपान जो है वो हमेशा रख सकते हैं. क्यों? बिकॉज किरपान इज द रिलीजियस सिंबल. किरपान जो है वो उन लोगों का रिलीजियस सिंबल है, इसलिए they are permitted to wearing a kirpan with them always. Similarly, the wearing of a pagdi by Sikhs is again a religious symbol. इसी तरह जो पगड़ी जो है वो भी जो है वो एक सिखों का रिलीजियस सिंबल माना जाता है. So the Sikhs are allowed to wear pagdi in schools or other institution. इसलिए सिखों को कहते हैं परमिशन दी गई है कि वो स्कूल्स में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो है वो पगड़ी डाल सकते हैं. आपने देखा ना बेटे, उनको हेलमेट कंपल्सरी नहीं होता. जो भी सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो भी सरदार पीपल्स होते हैं, वैसे अगर आप बिना हेलमेट के जाते हो तो वो गवर्नमेंट चलान, पुलिस चलान काट देती है ना बेटे, पनिशमेंट मिलती है ना, कितना कितना जुर्माना लगता है. लेकिन उनको जो है वो हेलमेट पहनना कंपल्सरी. Voice is not clear. उनको बेटे जो है ना वो हेलमेट पहनना कंपल्सरी नहीं है. वो लोग जो है वो पगड़ी डालकर जा रहे हैं तो उनका चलान नहीं कटेगा. हो गया क्लियर? ओके मैम. उसके बाद आगे है द इंटरवेंशंस ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन may be aimed at eradicating certain social evil which are a stigma in the name of the present civilized society. कहते कई बार स्टेट जो है वो इंटरफेयर तब भी करती है जब धर्म के नाम पर कुछ मल प्रैक्टिसेस की जाती हैं. इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए भी जो है वो सरकार जो है वो इंटरफेयर करती है कई बार रिलीजियस मैटर में. वैसे तो हमने देखा ना सरकार रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करती. जैसे इन्होंने क्या बताया, फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट टुवर्ड द लो कास्ट हैज बीन अबॉलिश्ड. कहते हैं जो बड़ी जाति के लोग छोटी जाति के लोगों को तंग करते थे इसको खत्म किया गया. बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट. क्यों? क्योंकि ये भेदभाव की नीति को अपनाता था और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तोड़ रहा था. Similarly, persons law based on religion can also be amended through the state interventions. इसी तरह कहते हैं कुछ पर्सनल लॉ बनाए गए रिलीजन्स के ताकि उसमें भी जो है वो स्टेट इंटरफेयर करती है इफ दे गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. अगर वो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के खिलाफ जाती है तब भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करती है. फॉर एग्जांपल, राइट टू इनहेरिटेंस इन सम कम्युनिटीज हैव बीन अमेंडेड. इनहेरिटेंस क्या होता है? जो वसीयत होती है. देखा ना कुछ कम्युनिटी में लड़कियों को भी बराबर के राइट दिए गए हैं, इसमें भी जो है वो सरकार ने कानून बनाकर इंटरफेयर किया. Although state funding to the religious institution is not permissible, state किसी भी religious institution को फंड नहीं देती. Yet the state can give financial aid. लेकिन कहते कई बार स्टेट क्या करती है, कुछ फाइनेंशियल एड दे देती है, हेल्प कर देती है ऑन preferential basis to some of the religious community for their welfare and uplift. किसी धर्म को ऊपर उठाने के लिए या उनकी भलाई के लिए कई बार स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंड दे देती है. So some special grants can be provided to them. उनको कुछ स्पेशल ग्रांट्स दिए जाते हैं. ये आप ड्रॉ करोगे बेटे. We are one. क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सबको जो हमने किया अभी तक सेकुलरिज्म का टॉपिक? Yes, ma'am. क्लियर हो गया Yes, बेटे? ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आगे देखो कीवर्ड्स. देखो इसके कीवर्ड्स हैं. फर्स्ट है
Abjure क्या होता है? To give up. Give up. Human trafficking क्या होता है? To act of buying and selling human beings. Selling human beings. और third, pluralist. A society in which many different Society which many different groups and political parties are allowed to exist. उसके बाद propagate to spread and promote an idea, theory, Free religion, etc. widely. उसके बाद writ, it is a legal document that order a person उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा something to know. Tick the correct option. The fundamental rights that came into existence in 2002 is कौन सा है वो? Right to education. Right to Right to education. education. B को करो टिक. उसके बाद नेक्स्ट है writ can be imposed. इसको फिर मैं रोकूं. High court. High court. उसके बाद है बेटे High court. it can be issued by the high court. उसके बाद थर्ड है which of the following statement regarding the fundamental right is incorrect? They are granted to all citizens of India. One can move to any. One can move to any Offline, violation and fundamental rights. They are They not are absolute. They are just. They are not absolute. They are not absolute आएगा बेटे. मैम बी वाला. They are justicable. They are not. One can move to any court of law in case of violation. ये तो ठीक है बेटे. Fundamental मैम सी वाला है ना? They are granted to all citizens of India भी ठीक है. They are justicable भी ठीक है. They are not absolute. हाँ जी क्लियर हुआ बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एब्सोल्यूट तो है वो, पूरे तो हैं बेटे वो, एब्सोल्यूट क्यों नहीं है वो? उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी. क्या थी गांधी की फिलॉसफी? Organize the village Promote heavy industries. इक्वल पे फॉर क्या थी बेटे? To organize village village panchayat. To organize village panchayat. To organize the village panchayat. Panchayats. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे when which one of the following promotes secularism? कौन प्रमोट कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन, कम्युनल हार्मोनी. right to education. कम्युनल हार्मोनी बेटे communion. आपस में प्यार बना रहे, एकता बनी रहे. ओके नेक्स्ट है फिल अप द डैश गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया. कौन गारंटी देता है? Constitution. Constitution. Right to work has been implemented for the rural unemployed under मनरेगा मनरेगा था ना, पढ़ा था ना महात्मा गांधी के द्वारा. The practice of dash has been abolished to pave the way of social equality, untouchability. Untouchability. Citizens are allowed to keep a kirpan with them as a religious freedom of dash. Freedom of dash. Religious. एक मिनट. freedom of religion. Freedom of religion does not mean Freedom that of there is no religion. check at all your religious activities. Okay. उसके बाद match it secularism. Promote Promotes harmony. Promotes harmony. Abolition of untouchability. Secularism है promote harmony. Abolition of untouchability. Right to equality. right to equality. Fundamental duties 42nd Fundamental Amendment. duties. Government policy non-justicable. हो गया? Yes, ma'am. 42 क्वेश्चन amendment. आंसर इसके बाद में करेंगे. मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको, कल हमारी लाइव क्लास भी होगी, कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी. ओके Okay, ma'am.
इसमें से आप लोगों को क्या करना है, एक तो वेब फॉर्म बनाना है Okay, ma'am. फंडामेंटल राइट, और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को मनरेगा वाला बनाना है, और वो ये वाला बनाना है, ये ड्रॉ करना है आपको अपनी नोटबुक में। ये एक्टिविटी आपकी, ओके मैम। और साथ में क्या थी एक्टिविटी आपकी, ओके मैम। ये ड्रॉ करना है दोनों, मनरेगा के राइट टू एजुकेशन एंड मनरेगा। ये बताओगे, ये भी लिखोगे कब इसको ऐड किया गया, और साथ में आपको वेब चार्ट बनानी है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे, जो अब तक हमने किया इसके बोलो, कोई डिस्कस करने कुछ। No, ma'am. क्लियर हो गया सारा? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलो बेटे, मैम फंडामेंटल राइट्स, बोलो बेटे फंडामेंटल मैम राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का बनाना है वेब चार्ट। हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स का वेब चार्ट बनाना है।